प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं के सभी अध्यायों का संपूर्ण हल देखेंगे। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और साथ ही स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अध्याय 2, राजा और उनके राज्य। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न पहला है, राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित किस स्थान के मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं? पहला है उरेयूर, बी तंजावुर और गंगई कोडचुलपुरम, सी मदुरई और डी कांचीपुरम। तो इसका सही होगा तंजावुर और गंगई कोडचुलपुरम। अगला दूसरा प्रश्न है, चोल काल में नाडु कहा जाता था? ए गांवों का समूह, बी जमींदारों का समूह, सी किसानों का समूह और डी नगरों का समूह। तो चोल कहा जाता था गांवों का समूह। प्रश्न तीसरा देखेंगे हम, गंगा घाटी में गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों तक किस नगर पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे? ए कलिंग, बी पहाड़पुर, सी इंद्रप्रस्थ और डी कन्नौज। तो इसका सही उत्तर होगा डी कन्नौज। प्रश्न चौथा है इसी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत, 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु में नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया गया? ए मिट्टी का, बी रेत का, सी पेड़ों का और डी हौज का। तो इसका डी सही है, हौज का। प्रश्न पांचवा, नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए, यह कृति किस राजवंश से संबंधित है? तो यह चित्र थोड़ा अस्पष्ट है, आप अपनी पुस्तक से देख के और इसे अच्छे से देखिए। तो यह वास्तव में राष्ट्रकूट वंश का राजवंश से संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा बी राष्ट्रकूट। प्रश्न छठवां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में खाली स्थान के कामकाज में नियंत्रण हासिल था। तो इसमें होगा लाडू। बी सबसे शक्तिशाली चोल शासक खालिस्तान को माना जाता है। तो राजराज प्रथम को। सी चोल काल में व्यापारियों के संघ को खालिस्तान कहते हैं। तो नगरम। डी तमिलनाडु में खालिस्तान वंश के अभिलेखों में विभिन्न प्रकार के करों के लिए विभिन्न सूचक शब्द मिलते हैं। तो इसमें होगा चोल वंश। अब इसी का अंतिम प्रश्न है, 9वीं सदी के मध्य में विजयालय ने खालिस्तान शहर और खालिस्तान देवी का मंदिर बनवाया। तो तंजावुर शहर में निशुंभ सूदनी मंदिर बनवाया, देवी जी का मंदिर बनवाया। प्रश्न सातवां, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की? तो 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी एवं योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने सामंत या मातहत के रूप में ही मान्यता देते थे। प्रश्न 8वां, चौहान शासकों का राज्य विस्तार किन किन क्षेत्रों में था? तो चौहान शासकों के राज्य का विस्तार दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में था। उन्होंने पश्चिम और पूर्वी की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा था। प्रश्न 9वां है, चोल मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट या प्रमुख
क्या थे? तो चोल जो मंदिर के साथ साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट या प्रमुख जो थे कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। प्रश्न 10वां, कल्हण द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग किया गया? कल्हण द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले से इतिहास में जो समेत अनेक जो तरह के स्रोत थे उनका इस्तेमाल किया गया। प्रश्न 11वां, चोल शासन में सभी की सदस्यता के लिए क्या अर्हताएं थीं? चोल शासन में सभी की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों से किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। प्रश्न 12वां है, उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार समिति के चयन का कौन सा तरीका अपनाया जाता है? तो उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार समिति का चयन का तरीका सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाए। दूसरा, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो जो 11वां प्रश्न है और 12वां, ये दोनों प्रश्न एक ही प्रश्न के इसके आंसर हैं, केवल प्रश्न का तरीका बदला हुआ है, तो दोनों के उत्तर एक हैं। प्रश्न 13वां, चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्ति कला की विशेषताएं लिखिए। तो चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। यह है शिल्प उत्पाद के केंद्र। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। प्रश्न 13वां है, चालुक्य राजाओं को हराकर दंती दुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का वर्णन लिखिए। तो 18वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य के स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। उसे हराकर खुद हिरण्यगर्भ, सोने का गर्भ जिसे बोलते हैं, नामक एक अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था। प्रश्न 15वां, चोल राजाओं के समय कृषि एवं सिंचाई की क्या व्यवस्था थी? तो चोलों के समय, चोल राज्य के समय जो कृषि एवं सिंचाई की जो थी वह व्यवस्था कुछ इस प्रकार थी कि डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें भी उगाई जाने लगी थीं। 16वां प्रश्न है, चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। दूसरा, गांव की बस्तियों के समूह को नाडू कहा जाता था। तीसरा, ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूल जैसे कई जो प्रशासनिक कार्य थे वो करते थे। अगला, सिंचाई के कामकाज, बाग बगियों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थीं। अगला, धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में जो था वो अराइडियर जैसी उपाधि भी दी।